गुड मॉर्निंग। आज हम व्याकरण में दूसरा अध्याय यानी सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नामकरण किया गया है वर्ण विचार। तो लुक एट द बोर्ड एंड लिसन टू मी। वर्ण विचार, word means letter, अक्षर। इससे भी थोड़ा आगे बढ़े। ध्वनि, हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां, ध्वनि मीन्स आवाज निकलती है। उन्हीं ध्वनियों को हम जब लिपिबद्ध करते हैं यानी लिखते हैं तो उस लिखी हुई ध्वनि को ही वर्ण या अक्षर कहा जाता है। अब ध्यान देने पर पता चलता है कि हम जो भी बोलते हैं उसमें कितनी ध्वनियां समाहित हैं। फॉर एग्जाम्पल, घोड़ा, घोड़ा स्थूल रूप से तो कहने के दो है, दो लेटर, लेकिन नहीं, ध्यान दीजिए, तो धीरे धीरे उच्चारण करिए। घोड़ा, घ प्लस ओ, ये ध्वनि है प्लस ये ध्वनि। घो, एक ध्वनि घ की, दूसरी ध्वनि ओ की, प्लस घोड़ा प्लस घोड़ा। तो घोड़ा शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? 4। ऐसे ही ध्वनियों को काउंट करते हैं। अब हमने घोड़ा शब्द जो लिखा, इसमें आपको ध्वनि हमने बता दिया। अब कहिएगा कि इसको और शार्ट करिए। इसमें तो आपने घ में बांट दिया, इसको खंडित कर दिया, घ प्लस घ प्लस ओ। अब इसको और थोड़ा खंड कर दीजिए और माइन्यूट में, तो वह असंभव। इन्हें ही अखंड ध्वनियां भी कहते हैं। अखंड ध्वनि यानी ऐसी ध्वनि जिसका अखंड न किया जा सके। तो ऐसी अखंड ध्वनियां, ऐसी अखंड ध्वनियां, ऐसी अखंड ध्वनि जिसको लिख दिया गया, तो ध्वनि के, अखंड ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। अखंड का मतलब समझ गए, जिसको और अधिक टुकड़ों में न बांटा जा सके। संक्षेप में समझिए कि ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा, उसके बाद लिखना सीखा, मुंह से ध्वनियां निकली, फिर उस ध्वनि को लिए उसने कुछ चिन्ह बना दिए, उन्हें कर दिया गया वर्ण। अब हिंदी वर्णमाला में अ, आ, क, ख, ये पूरी जमात शामिल है। अ से लेके औ तक, ठीक, और क से लेके फ तक इसमें शामिल है। जब इन दोनों को हम तो इस तरह से हम इनको जब काउंट करते हैं तो इनकी संख्या आ जाती है 33। ठीक, इनको कहते हैं हम वर्णमाला। अब इसमें और भी कुछ जुड़ जाता है, जैसे र, ये भी जामा हो गया दो का। ढ़ और ढ को विभिन्न नाम दिया गया है।
कहीं कहीं इसको द्विगुण लिखे हैं, कहीं कहीं इसको अतिरिक्त व्यंजन लिखे हैं, कहीं कहीं इसको स्वनिम ध्वनिया, स्वनिम ध्वनि लिखे हैं। तो जहां जिसके रूप में भी जो बात मिलेगी वह सही रहेगी। बस र और ह कई नाम है इनके। इसके बाद बचा क्या भाई? शब्द और श्रव। ये मूल रूप से 33 तो व्यंजन हो जाएगा, प्लस 11 स्वर हो जाएंगे। कितना हो गया? 44 टू इन्होंने लिया है। 33 प्लस 11 इक्वल टू 44, यही होगा। प्लस करेंगे तो हिंदी वर्णमाला में नहीं को माने हैं, बाकी ये अतिरिक्त व्यंजन, ये संयुक्ताक्षर। तो हिंदी वर्णमाला कैसे परिभाषित करते हैं? वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हो गया। वर्णमाला में अनेक वर्ण इसलिए माला कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ण के भेद। वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। बाकी ये भी आपको बताया हूं कि ये अतिरिक्त और ये संयुक्त। अब प्रश्न उठता है कि स्वर किसे कहते हैं? इसकी भी परिभाषा कई तरह से दी गई है। जो आपको सुविधा है वो उसको ग्रहण करिएगा, या आपकी बुक में जो भी दिया है वैसे जो भी बताऊंगा सब करेक्ट रहेगी परिभाषाएं। स्वर स्वयं राजन्ते इति स्वराः, ये लिखा गया क्योंकि भाई संस्कृत से हिंदी भाषा बनी। इसका मतलब होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की उच्चारण की आवश्यकता नहीं होती। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती उन्हें हम कहते हैं स्वर वर्ण। दूसरी परिभाषा ये भी देते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास, वायु यानी मुंह से निकलने वाली हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। एक और भी परिभाषा होती है, लेकिन उसमें से री को आउट करना होता है। ध्यान दीजिए, जब हम अ आ इ उ ऊ ए ऐ ओ औ इतना बोलते हैं तो एक ही ध्वनि मुंह से निकलती है। क एक ध्वनि क, दूसरी ध्वनि अ, लेकिन अ एक ध्वनि निकलती। तो ये भी एक परिभाषा बनती है। और री को लेकर के थोड़ा विवाद की स्थिति लोग क्रिएट कर देते हैं कि हिंदी में तो इसको कहते हैं कि संस्कृत से आया है, तो र हलन र और ई के मिलने से री बना है। तो जो परिभाषा चाहे आप, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा क्या देते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वर पर डिपेंड रहेगा। अकेले लिख लिया जाएगा, लिखा जाएगा, लेकिन पढ़ने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो स्वरों की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33। शब्द और स्वर संयुक्त व्यंजन ड़ और ह
द्विगुण स्वनिम याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। स्वरमाला, स्वरमाला क्या है भाई? वर्णमाला तो समझ गया, स्वर और व्यंजन दोनों उसमें समाहित है। स्वरमाला में क्या होगा कि टोटल स्वर इसमें समाहित होंगे। मतलब अ से स्टार्ट करेंगे अ तक, स्वरमाला। अ से अ तक के स्वरों को हम स्वरमाला कहते हैं। अ आ इ उ ऊ री ए ऐ ओ औ, यह है स्वरमाला। अब चलिए स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर जिनको आप छोटा या छोटी कहते हैं, और दीर्घ बड़ा या बड़ी, छोटा ऊ बड़ी ई, ये सब। तो ह्रस्व स्वर की परिभाषा हम करते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिनको झटके के साथ बोलते हैं, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ इ उ, ठीक है, ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वरों की संख्या अ इ उ और री, री को भी इंक्लूड कर लेते हैं। हालांकि री में छोटी री बड़ी री हिंदी नहीं बताती है, बस एक ही री कहती है। तो ये ह्रस्व री की बात करते हैं, ले लेते हैं। तो 4 ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर को परिभाषित करते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है, डबल टाइम लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या अगर 4 है तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। 7 और 4 11। तीसरा है प्लुत। इनकी कोई संख्या नहीं है, ये दोनों ही मिले हुए हैं इनके में। प्लुत के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है, 3 गुना। और इसका प्रयोग या तो किसी विशेष प्रयोजन के लिए या किसी को पुकारने के लिए, बुलाने के लिए। हाँ, जाओ, यहां तो बुला नहीं रहा हूं, लेकिन अब जाओ, ओ, ये प्लुत है। तुमसे गा रहा हूं, आओ, ये प्लुत है। या कहीं जाकर किसी का नियम लेके बुलाते हैं तो प्लुत का चिन्ह हिंदी का 3, 1 2 3 दुगना समय। फॉर एग्जाम्पल ओ ओम, ठीक है। तो ओम आप लोग बोलते हैं, हम लोग कहते हैं ओम मां। यहां पर इसे देते हैं, ये हलंत है तो जल्दी बोला जाता है। हाँ, तो प्लुत का एग्जाम्पल है, जहां भी ऐसी बात होती है तो प्लुत का चिन्ह लगा देते हैं। नेक्स्ट, स्वर में ही आए क्या? स्वर नहीं। उसके बाद जो 2 बचे हैं अयोगवा, अंग और अह, 2 बच गए ना। अ से अ तक 11 हुए, तो 2 बच जा रहे हैं, अंग और अह। इनको कहते हैं अयोगवा, आगे चर्चा है। अब अंग को ही अनुस्वार कहते हैं। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार। तो ये तो कहेंगे, मैं आगे चर्चा से समय में करूंगा। अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण नासिका से किया जाता है, ठीक, नाक से। जैसे डंडा, हाँ, मंगल, इस पर भी पॉइंट हम देते हैं, वही अनुस्वार है।
नासिका अनुस्वार से सूत्र भी है। तो अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है और अनु को अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक अनुस्वार का चिन्ह ये अनुनासिक, इसका चिन्ह ये जाता है चंद्रबिंदु। अनुनासिक का उच्चारण मुख और नाक दोनों की सहायता से करते हैं। जैसे चांद, कांच, बांस। तो भाई बांस बड़ा ही प्रचलित वनस्पति है, बड़ी ही। तो अनुनासिक, इसको हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं। अनुनासिक का उच्चारण मुंह और नाक दोनों की सहायता से किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अयोगवाह। अयोगवाह, अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह क्यों कहते हैं भाई? इनका किसी के साथ योग न होने पर भी, न स्वर के साथ न व्यंजन के साथ, फिर भी ये मौजूद रहते हैं। अयोगवाह न स्वर में काउंटिंग होती है इनकी, न व्यंजन में होती है, लेकिन ये हर दिन मौजूद रहेंगे। तो अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि न तो इनमें स्वर के लक्षण पाए जाते हैं पूरी तरह से, और न तो हमने आपको बताया कि स्वरों के उच्चारण में एक ही ध्वनि निकलती है। अब बोल के देख लीजिए, अंग अ और न दो ध्वनि, अह दो ध्वनि, ऐसे ही कट गया। तो इनमें न तो स्वर के ही लक्षण पाए जाते हैं और न तो व्यंजन के, इसलिए इनको अयोगवाह। विसर्ग, अंग को यदि अनुस्वार कहते हैं तो विसर्ग को अह को विसर्ग कहते हैं। अंग का उच्चारण नासिका, नासिका अनुस्वार से नासिका। तो विसर्ग का उच्चारण क्या है भाई? कंठ। हाँ, अब तो विसर्ग नहीं आना हो, कंठा आगे बताऊंगा, उच्चारण स्थान आएगा। तो आप यहाँ पे जानिए कि अह को विसर्ग कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान कंठ। ह की तरह इसका उच्चारण होता है, प्रातः, अतः। नेक्स्ट हलंत, स्वर विहीन, यानी व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए उसके नीचे एक टेढ़ी लाइन खींच दी जाती है, जिसे कहते हैं हलंत। हलंत लगाने के बाद व्यंजन स्वर रहित हो जाता है। ठीक, अब थोड़ा लंबा प्रकरण हो जाएगा कि भाई कहां कहां हलंत लगाते हैं हिंदी लिखने में भी। एक मोटी बात बता दो कि जब भी आप आधे वर्ण लिखते हैं तो ये बताया हूं इसके पहले की कक्षाओं में कि जिन वर्णों में पाई होती है लाइन, उनको जब आधा लिखना होता है तो इनकी पाई को हटा देते हैं। ख की लाइन हटा दिया, ग की एक लाइन हटा दिया, आधा हो गया। अब हलंत कहां लगाते हैं? ट वर्ग में खास करके, ये याद आ रहा है आपको। ट, ठ, ड, ढ और ह, इनको जब आधा लिखना होता है तो इन्हें हम हलंत लगा देते हैं, आधा माना जाता है। तो वर्णों को आधा करने में भी हलंत उपयोगी होता है। और उससे प्रमुख बात यह है कि स्वर रहित, क्योंकि हर व्यंजन में अस्वर जुड़ा है, तो व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए भी हलंत शब्द का प्रयोग करते हैं, स्वर रहित कर देगा। आगत ध्वनि, इसी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी में कुछ ध्वनियां आ गई जिनको हम आगत ध्वनि कहते हैं। इसमें अंग्रेजी, फारसी, अरबी सब शब्द हैं। जैसे
उर्दू वगैरह के शब्दों में आप देखेंगे कि जो लिखा है यहाँ पर ये नुक्ता होते हैं, ये आदत होती है। डॉक्टर लिखना है, न तो डॉक्टर और न तो डॉक्टर। एक मिल का बोल है बोल देना डॉक्टर नहीं, ये डॉक्टर। कॉपी न तो कापी न तो कॉपी, दोनों के बीच का, तो ये सब आदत दुनिया है। तो अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी जो भी है विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी में आ गई ध्वनियों को आगत ध्वनि कहते हैं। मात्राएं, परिमात्राएं तो अ से अह तक है, लेकिन जब ये व्यंजनों के साथ प्रयुक्त होती है तो अपने मूल रूप से बदल जाती है। जैसे अ की तो मात्रा होती नहीं, लेकिन जो आ से मात्रा स्टार्ट होती है तो लिखना है कि का, तो क और आ थोड़े लिखते हैं, क पर आ की मात्रा दे देते हैं। तो व्यंजनों के साथ जो मात्राओं का योग होता है तो वे अपने मूल रूप से बदल जाती है। यानी जो भी स्वर वर्ण है, हर वर्णों के लिए, हर वर्ण के लिए एक सिंबल दे दिया गया, प्रतीक चिन्ह बना दिया गया। तो हम मात्राएं को परिभाषित करते हैं कि स्वरों के प्रतीक चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वरों के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जो एक कोडिंग कर दी गई, जो सिंबल दे दिया गया, प्रतीक का स्वरूप, उन्हें कहते हैं मात्राएं। स्वरों के प्रतीक चिन्हों को ही मात्राएं कहते हैं। और भी कोई मात्रा नहीं होती, बाकी मात्राएं जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है र के रूप। फिर इसमें 3-4 बातें आ जाती हैं। पहली बात की मात्राएं नीचे लगेंगी, अगर लगेंगी, बगल लगेंगी और सब में। लेकिन र में जब छोटा और बड़ा की मात्रा हम लगाते हैं तो ये बात थोड़ी गौर फरमाने की होती है। र में छोटा हो, पेट में मात्रा लगती है छोटा हो, र में बड़ा हो, ये ठीक। तो ऊ की दोनों ही मात्राएं र पे लगानी होगी, तो न ऊपर न नीचे, न अगल न बगल, बल्कि इनके पेट में, और मात्राओं का सदुपयोग होता है। और ये भी र है, ये भी र है, और ये भी र है। तो ये वाला र देख लीजिए, खास करके आएगा कहीं। अगर ह में ये र लगाना हुआ तो ऐसे लगाते हैं, यहां से हरा हरा। बाकी में देख लीजिए प्रकार, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि ब आधा है और ये र जो है पूरा है, स्वरयुक्त है। प्रकार, ये आधा र है, स्वरविहीन है। यह र स्वरयुक्त है, ये स्वरविहीन है। तो इसका उच्चारण जब करते हैं झटके से करते हैं, तेजी से। निर्माण, कर्म, कर्म नहीं कर्म, धर्म, तो आधा है। और सबसे बड़ी बात, यह इसका उच्चारण जहां होता है तो उसके आगे वाले वर्ण पर यह र जाके फिट होता है। कर्म, तो के बाद आप र बोल रहे हैं, लेकिन र किस पर लगा? म पर, अपने आगे वाले वर्ण पर। एक एग्जाम्पल याद रखेंगे हमेशा, जब भी कहीं कंफ्यूजन हो, कर्म को याद करिएगा, बस उसी आधार पर रैपिंग होगी। नहीं तो प्राय बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, पहले ही लगा देंगे। तो जहां
इसका उच्चारण होता है, उच्चारण के अगले वर्ण पर इसको लगाते हैं कर। अच्छा, अब क्या बचा? ये रूप बचा। तो इसका मुख्य प्रयोग जैसे टॉगल में कर लेते हैं, लेकिन ट और ड में मिलता है। ड्र से ड्रम, ट से ट्रक। ये वाला जो रहा है ट्रक, ड्रम, ड्रम। अच्छा, तो ये र के ऊपर है,